गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। देखो, मैंने शुरुआत में तुम्हें बताया था कि ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, इस यूनिट में हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, और मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन के बारे में। हम अभी तक पढ़ रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है बच्चों। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन हमारा बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म हम किस तरह से प्रपोज करेंगे, किस तरह से लिखेंगे। तो बच्चों, आज हमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। सबसे पहली बात तो बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन होता क्या है। जैसे तुमने 11th क्लास में पढ़ा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम मैकेनिज्म करते थे तो बहुत सारे स्टेप होते थे, ठीक है। स्टेप वाइज करते थे। जैसे हम कुछ रिएक्शन ऐसी थी जिनमें हम इस तरीके से करते थे: इनिशिएशन स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो बहुत सारे स्टेप में होता था। ऐसे ही यहां पे है भाई बच्चों। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या है? द नंबर ऑफ स्टेप रिएक्शन proposed of an overall reaction is known as mechanism of reaction। हम इसी को बोलते हैं मैकेनिज्म। किसी भी ओवरऑल रिएक्शन के लिए जो बहुत सारी स्टेप रिएक्शन है, जो बहुत सारे वहां स्टेप हो रहे हैं, उन सबको अगर हम लिख रहे हैं तो वो एक मैकेनिज्म है उस रिएक्शन का, ठीक है बच्चों। अब सुनो जरा ध्यान से। मैं कुछ रिएक्शन की स्टडी कर रहा हूं यहां, जिनका हमें मैकेनिज्म स्टडी करना है। उसमें सबसे पहली रिएक्शन है, नंबर 1 है डीकंपोजिशन ऑफ N2O5। N2O5 का डीकंपोजिशन, हमें सबसे पहले इसका मैकेनिज्म स्टडी करना है, ठीक है बच्चों। अगर मैं N2O5 का डिकम्पोजिशन लिखूं कि कैसे होता है, तो बच्चों जब N2O5 डिकम्पोज होता है तो देखो क्या बनता है, NO2 बनता है और O2 बनता है। बैलेंस कर लेंगे, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 हो गई, ठीक है। ऑक्सीजन 5, ऑक्सीजन बात करूं तो 4 और 2 6, इधर भी 5 करनी है तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बच्चों। अगर हम इस इक्वेशन को फ्रैक्शन में नहीं लिखना चाहते हैं तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां 2, यहां कितना हो गया, 4 हो गया है, यहां कितना हो गया, 1 हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास दिया हुआ है एक ओवरऑल रिएक्शन। ये हमारे पास एक ओवरऑल रिएक्शन दी हुई है, हमें इसका मैकेनिज्म लिखना है। लेकिन बच्चों मैकेनिज्म लिखने के लिए वो हमें कोई ना कोई हिंट देगा, कोई ना कोई आइडिया देगा। हम डायरेक्ट इसका मैकेनिज्म नहीं लिख सकते हैं। बच्चों देखो, मैंने शुरुआत में तुम्हें एक बात बताई थी, किसी भी रिएक्शन का जो रेटला है ना, रेटला, वो हमें उस रिएक्शन के ऑर्डर के बारे में भी बताते हैं और उस रिएक्शन में वास्तव में हमें ये बताता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। जैसे देखो, मैंने शुरुआत में तुम्हारे सामने एक एग्जांपल लिया था कि एक साइकिल बनाने वाली फैक्ट्री है और उस साइकिल बनाने वाली फैक्ट्री में अलग अलग ब्रांच है। एक ब्रांच में दिन के 1000 हैंडल बनते हैं, एक ब्रांच में दिन की 500 सीट बनती है उसकी, और एक ब्रांच में नीचे का उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो बच गया वो दिन के 200 स्ट्रक्चर बनते हैं उसके। मैं ऐसे ही जनरली लिख रहा हूं। तो बताओ दिन की कितनी साइकिल वहां से तैयार हो सकती है। तो मैं कहूंगा कि भाई दिन की बस 200 ही साइकिल तैयार होगी वहां से, क्योंकि
ये वो ब्रांच है जो सबसे कम क्वांटिटी हमें भेज रही है आगे। जो सबसे कम क्वांटिटी भेजेगी, जो लिमिटिंग होगा, वही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा बच्चों। तो देखो ये सबसे कम था, यही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। और बच्चों किसी भी रिएक्शन का जो सबसे स्लो स्टेप होगा, देखो वैसे अगर मैं देखूं तो इस साइकिल बनाने वाली फैक्ट्री में अलग अलग स्टेप हो रहे थे। एक हैंडल बना रहा था, एक सीट बना रहा था, एक स्ट्रक्चर बना रहा था। लेकिन इसमें जो सबसे स्लो स्टेप है, जो सबसे कम क्वांटिटी बना रहा है बच्चों, वो ही डिसाइड करेगा कि दिन की कितनी साइकिल बनेगी। ऐसे ही हमारी रिएक्शन के अंदर होता है, वहां बहुत सारे स्टेप होते हैं। यानी कि एक ओवरऑल रिएक्शन का जब हम मैकेनिज्म लिखेंगे तो वहां बहुत सारे स्टेप होंगे, लेकिन उन स्टेप में जो सबसे स्लो स्टेप होगा वो डिसाइड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा। यानी कि रेट को बताने वाला जो स्टेप होता है वो हमेशा कौन सा होता है? स्लो स्टेप होता है। बच्चों ये ध्यान रखनी है तुमने ये बात, और यहां नोट भी कर लेनी है। क्या? स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन इज रेट डेटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लो स्टेप होता है ना बच्चों, वो ही रेट डेटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो हम तो पढ़ रहे थे डीकंपोजिशन ऑफ N2O5। N2O5 का डीकंपोजिशन पढ़ रहे थे बच्चों। हमें क्या बताया? हमें एक आइडिया दिया। क्या? एक्सपेरिमेंटली द रेट लॉ फॉर द अबाउ रिएक्शन is given as। इस रिएक्शन के लिए जो रेट ला हमें दिया ना, वो हमें दे दिया है। रेट ला हमें दे दिया है, वो हमें रेट ला बता रहा है, और फिर हमसे कह रहा है कि अब तुम्हें मैकेनिज्म बनाना है। इस रिएक्शन के लिए उसने रेट ला दिया, रेट इज इक्वल्स टू K इंटू N2O5। ठीक है, ये हमें रेट ला दिया उसने। अब बच्चों अगर ये रेट ला दे दिया है, ये रेट दे दिया है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात क्या गई कि रेट ला के अंदर N2O5 का केवल एक मॉलिक्यूल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होगा, उसके अंदर केवल और केवल एक N2O5 होगा और कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और रेट उसने हमें दिया हुआ है। देखो ये जो इतना डाटा है ना बच्चों, ये हमें पेपर में मिलेगा। इतना डाटा देने के बाद वो हमसे कहेगा भाई अब तुम मैकेनिज्म लिखो, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसके लिए स्टेप रिएक्शन लिखो। तो यहां से हमने अपना क्या लॉजिक लगाना है कि भाई रेट में जो दिया हुआ है, इसका मतलब स्लो स्टेप में वो रिएक्टेंट होगा। ठीक है ना? अब मुझे एक आइडिया मिला सबसे पहले। अब अगर मैं इसका मैकेनिज्म लिखूंगा बच्चों, तो देखना जरा मैकेनिज्म में कैसे लिखूंगा इसका। मैकेनिज्म में मुझे एक आइडिया मिल गया। क्या? कि स्लो स्टेप जो होगा रिएक्शन का, उसमें केवल N2O5 होगा, और जो N2O5 होगा ना बच्चों, वो क्या बनाएगा? स्लो स्टेप में जो N2O5 है वो क्या बनाएगा? तो बच्चों N2O5 तो प्रोडक्ट बनाएगा। अब प्रोडक्ट में बन कौन रहा है? NO2 बन रहा है और O2 बन रहा है। अब N2O5 ने क्या बनाया बच्चों? NO2 बनाया। ध्यान से समझना अभी तुम बात को। इसने बनाया NO2। अब तुम ये देखो यहां से बच के आ गया, यहां से बच गया NO3। क्या बच गया? NO3, ये बच गया। सही बात है? यहां तक मैंने वो लिख दिया, NO3 बच गया। बच्चों ये रिएक्शन का कौन सा स्टेप है? ये रिएक्शन का स्लो स्टेप है, और जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यानी कि इस रिएक्शन का रेट ये वाला स्टेप डिसाइड करेगा। हो गया यहां तक की बात? अब सुनो बच्चों आगे, नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है? अभी सुनो, देखो इस पूरी रिएक्शन में N2O5 के दो मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं। स्लो स्टेप में एक तो यूज हो चुका है, एक कहां यूज होगा? अगले वाले स्टेप में। N2O5 अगले वाले स्टेप में आ गया, यानी कि ये दो थे ना, एक यहां यूज कर लिया मैंने, एक अगले वाले स्टेप में यूज कर रहा हूं। अब सुनो जरा ध्यान से, पहले वाले स्टेप में एक तो NO2 बना। NO2 तो हमारे प्रोडक्ट में बनना है।
एक NO3 बना। क्या NO3 हमारे प्रोडक्ट में बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो जो नहीं बन रहा है ना, वो इस वाले स्टेप में आगे ले आओ, रिएक्टेंट के रूप में ले आए हम। अब देखो, जब ये सारे आपस में जुड़ेंगे तो देखना जरा क्या बनेगा। N2O5 और NO3 जब जुड़ेंगे तो बच्चों हमारा प्रोडक्ट तो NO2 और O2 बनना है। एक NO2 बन चुका है ऊपर, अभी 3 और बनने। इसका मतलब नीचे वाले में क्या बनेंगे? 3 तो बनेंगे NO2। ठीक है, 3 तो बनेंगे NO2 और बनेंगे भी 2 नाइट्रोजन, 3 NO2 बन जाएंगे। और बच क्या गया? 5 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन है। इधर कितनी हो गई? 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 हो गई। बच कितनी गई? 2। इसका मतलब क्या बना हमारे पास? O2। बच्चों ये इस रिएक्शन का फास्ट स्टेप है। कौन सा स्टेप है? फास्ट स्टेप। फास्ट स्टेप रेट डिसाइड नहीं करता, रेट डिसाइड करता स्लो स्टेप। अब देखो ये मैकेनिज्म हो चुका है पूरा। मैं दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूंगा। ऐड करने पे देखो NO3 से NO3 कैंसिल हो गया। N2O5 N2O5 कितना हो गया? 2 N2O5 कन्वर्ट इनटू NO2 3NO2 क्या हो गया? 4NO2 और प्लस में क्या? O2। अब जरा समझो बच्चों, देखो ये ओवरऑल रिएक्शन आ गई, यही थी हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन। बच्चों वो हमें क्या कहेगा? वो हमें ओवरऑल रिएक्शन दे देगा, ठीक है, और वो हमें उस रिएक्शन का रेट दे देगा। हमसे कहेगा मैकेनिज्म बताओ, यानी कि स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप को लिखो। अभी ये पहला था, अभी जैसे जैसे हम और एग्जांपल करेंगे ना, सारी चीजें क्लियर होती जाएगी बच्चों। अगला एग्जांपल हम कर रहे हैं, ध्यान से समझना है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो बच्चों। नेक्स्ट वाला नंबर 2 जो एग्जांपल है वो है रिएक्शन बिटवीन NO2 एंड F2। NO2 और F2 के बीच रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अब NO2 और F2 के बीच में जो रिएक्शन होती है उसमें प्रोडक्ट बनता है NO2F। बैलेंस करेंगे, फ्लोरीन 2 है, फ्लोरीन 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाइट्रोजन 2 हो गए, नाइट्रोजन 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 4, सब कुछ बैलेंस है। ये हमारे से एक रिएक्शन दी हुई है, ओवरऑल रिएक्शन है ये। और एक्सपेरिमेंटली इसका जो रेट ला दिया हुआ है, रेट ला इज गिवन एज, इसका जो रेट ला दिया बच्चों वो ये दिया, रेट इज इक्वल्स टू NO2 और F2। इसके रेट ला में ये दिया, रेट बराबर K इंटू NO2 और F2। अब मुझे एक जानकारी मिल गई ना कि स्लो स्टेप में एक NO2 होगा और एक F2 होगा। किसके अंदर? स्लो स्टेप के अंदर। तो बच्चों अब मैकेनिज्म करते हैं, ध्यान से समझना। मैकेनिज्म अगर मैं करूं तो मैकेनिज्म में क्या होगा? सबसे पहले मैंने स्लो स्टेप लिया, NO2 और F2 दोनों। कौन सा स्टेप है ये? स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब बताना जरा, स्लो स्टेप में NO2 और F2 अगर जुड़ रहे हैं, NO2 F2 जुड़ के बनाएंगे क्या? क्या बनाएंगे बच्चों? NO2F। दोनों ने जुड़ के क्या बनाया? NO2F प्लस। और बचा क्या? अच्छा यहां तुम ये मत करना कि NO2F बना, तुम ये सोचोगे कि यहां फ्लोरीन 1 है और इधर फ्लोरीन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इधर आके भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर तो बच्चों स्लो स्टेप के अंदर 2 NO2 हो जाएंगे। हमें स्लो स्टेप के अंदर बस एक ही NO2 रखना है। अब सुनो जरा, एक NO2 रखना है और एक F2 रखना है। ना ही हम ऐसा कर सकते हैं कि यहां एक F है, यहां 2 है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे। फिर हमारा जो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है डिस्टर्ब हो जाएगा। इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक NO2 होना चाहिए, एक F2 होना चाहिए। अब इन दोनों ने मिलकर NO2F बना दिया। बच क्या गया? एक F बच गया। उस एक F को मैंने ऐसे लिख दिया, हालांकि अनस्टेबल होता है लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया। अकेला F स्टेबल नहीं होता। अब देखो क्या होगा यहां पे। अब मुझे ये बताओ, इनमें से क्या क्या यूज कर चुका मैं? F2 यूज कर चुका। NO2 कितने हैं? 2, 1 यूज कर चुका। एक NO2 बचा हुआ है, वो मैंने उतारा, दूसरे वाला NO2। अब मुझे ये बताओ, पहले वाले स्टेप में एक्स्ट्रा क्या बन रहा है? F। F हमारे मेन प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, तो इसको उतार लो, सेकंड स्टेप के अंदर ले आया मैं नीचे। और ये स्टेप कौन सा स्टेप होगा? फास्ट स्टेप।
और इस फास्ट स्टेप के अंदर फिर से क्या बन जाएगा, NO2F, दोनों जुड़ के क्या बना देंगे, NO2F। चलो ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो देखो F से F कैंसिल हो गया, बताना जरा क्या बना, NO2 NO2 क्या आया, 2 NO2 और प्लस में क्या F2 और कन्वर्ट इनटू क्या 2 NO2F। ये मैकेनिज्म हो गया इस रिएक्शन का। समझ में आ रही है ना बात बच्चों? देखो कोई बड़ी बात नहीं है, सीधे सीधे हो रहा है। वो हमें रेट ला देंगे, उस रेट ला के बेस पे हमें सबसे पहले स्लो स्टेप बना लेना है और फिर जो बच गया उससे हमें फास्ट स्टेप बना लेना है। चलो बच्चों, अब इसके बाद मैं थर्ड रिएक्शन एक और कराता हूं, क्या, रिएक्शन बिटवीन NO2 एंड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और NO2 के बीच की रिएक्शन, हमें इसका मैकेनिज्म करना है। चलो बच्चों, इसके लिए मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखता हूं। जब NO2 और CO आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है ना बच्चों, वो ये बनता है NO और प्लस में CO2। क्या प्रोडक्ट बनता है, NO बनता है और क्या बनता है, CO2। इस रिएक्शन का बच्चों जो रेट होता है वो रेट बराबर होता है K इंटू NO2 का स्क्वायर। ये एक्सपेरिमेंटली पता चला, एक्सपेरिमेंटली जो रेट ला उसने हमें बताया, वो ये बताया कि रेट बराबर K इंटू NO2 का स्क्वायर। यहां हमें आइडिया क्या लगा, यहां हमें आइडिया लगा कि स्लो स्टेप के अंदर 2 NO2 होंगे। हालांकि यहां 2 NO2 नहीं है इस मेन रिएक्शन के अंदर, लेकिन स्लो स्टेप के अंदर 2 NO2 होंगे। तो बच्चों अब मैं यहां से मैकेनिज्म लिखना स्टार्ट करता हूं। मैंने सबसे पहले स्लो स्टेप लिया, स्लो स्टेप के अंदर कितने NO2 ले लिए, 2 NO2 ले लिए। ठीक है, ये कौन सा स्लो स्टेप का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब मुझे ये बताओ प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है, NO बनाना है। दोनों आपस में जुड़े, क्या बनाया, NO प्लस बच क्या गया वो लिख दो जरा, NO एक ऑक्सीजन बची और इधर NO2, वो इसमें जोड़ दी तो क्या बन गया बच्चों, NO3। ये हमारा पहला स्टेप। ठीक है यहां तक बच्चों? अब सुनो जरा ध्यान से, यहां अब क्या बचा हुआ है, एक CO बचा हुआ है। ठीक है, तो मैंने CO को नीचे उतारा, प्लस ये हमारे प्रोडक्ट में नहीं बन रहा तो इसको भी मैं ले आया नीचे इस वाले स्टेप में, NO3 दोनों आपस में जुड़े, कौन सा स्टेप होगा, फास्ट स्टेप। और इस फास्ट स्टेप के अंदर बनेगा क्या, देखो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाना क्या है, फाइनली CO2 बनाना है। तो ये क्या करेगा, इससे ऑक्सीजन लेगा और क्या बनाएगा, CO2। ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा NO2। अब दोनों को जोड़ दो बच्चों जरा, दोनों को जोड़ेंगे तो देखो NO3 से NO3 कैंसिल, एक NO2 से एक NO2 कैंसिल, बच क्या गया, NO2 प्लस CO कन्वर्ट इनटू NO और प्लस में CO2। देखो यही ओवरऑल रिएक्शन आ गई हमारे पास, आ गई है कि नहीं आ गई? तो बच्चों इस तरीके से हमें मैकेनिज्म करना है। अभी मैं और रिएक्शन करा रहा हूं, और चीजें तुम्हारी क्लियर होती जाएगी बच्चों। देखो जरा ध्यान से, नंबर 4 जो मैं रिएक्शन करा रहा हूं तुम्हें, वो करा रहा हूं डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। H2O2 का डीकंपोजिशन। ठीक है बच्चों, H2O2 के डीकंपोजिशन के लिए हमें रिएक्शन लिखनी है सबसे पहले। तो बच्चों मैं लिखता हूं रिएक्शन H2O2 का जब डिकम्पोजिशन होता है तो एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है आयोडाइड आयन, हमारे कैटलिस्ट के रूप में होता है। H2O2 जब टूटता है तो किस किस के अंदर टूटता है, H2O और O2 के अंदर। एक बार बैलेंस कर देता हूं इसको, यहां 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों अब सुनो आगे की कहानी क्या है। इसके लिए जो एक्सपेरिमेंटली जो रेट दिया हमें, एक्सपेरिमेंटली रेट
लॉ इज गिवन एज। बच्चों जब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो इतना जो मैंने अभी तक लिखा है यहां रेट तक, ये तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, तुम्हें केवल उसका मैकेनिज्म लिखना है। ठीक है बच्चों, उसने हमें रेटला दे दिया है। ठीक है, ये रेटला एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, हम इनको याद नहीं कर सकते, ये तो हमें मिलेगा हमेशा। चलो बच्चों, अब हमें इसका मैकेनिज्म लिखना है। मैकेनिज्म का आइडिया हमें लग चुका है क्या, कि रेट ला के अंदर H2O2 और I नेगेटिव है। I नेगेटिव ये कैटलिस्ट वाला है। ठीक है, इसका मतलब हमारे स्लो स्टेप के अंदर ये दोनों ही होंगे और कोई नहीं होगा। तो बच्चों स्लो स्टेप, सबसे पहले वाला स्टेप मैंने लिखा H2O2 और प्लस में I नेगेटिव, इन दोनों ने रिएक्शन की और ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब मुझे ये बताओ H2O2 बनाएगा क्या, वो H2O बनाएगा। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं, यहां बनेगा क्या, H2O, और बच क्या गया, एक I नेगेटिव, और यहां से क्या बचा, O बचा। दोनों ने मिलकर बनाया IO और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों यहां तक। अब सुनो जरा ध्यान से, अब यहां से क्या बचा हुआ है, दो H2O2 थे, एक तो उतार लिया, दूसरा नीचे फिर से ले आया मैं। ठीक है, ये यहां नहीं बन रहा है, तो इसको भी मैं सेकंड वाले स्टेप में ले आया सामने। ठीक है बच्चों, ये स्टेप जो होगा कौन सा होगा, फास्ट स्टेप होगा। और इस वाले स्टेप में क्या होगा ओवरऑल समझना जरा बच्चों। H2O2 बनाएगा क्या, H2O बनाएगा, बनाएगा ना, दो H2O बनाएगा, एक तो पहले स्टेप में बन चुका है, एक यहां पे बनेगा। और क्या बनेगा, यहां से एक ऑक्सीजन यहां से बची, एक ये रही ऑक्सीजन, दोनों ने मिलके क्या बना दिया, O2 बना दिया। बच क्या गया, एक I बचा, और वो भी नेगेटिव की फॉर्म में, I नेगेटिव। दोनों को जोड़ दो बच्चों, जोड़ने पे देखो क्या होगा, IO नेगेटिव से IO नेगेटिव कैंसिल, I नेगेटिव से I नेगेटिव कैंसिल, दोनों को जोड़ा तो क्या आया, 2H2O2 कन्वर्ट इनटू क्या, H2O और H2O क्या आया, 2H2O और प्लस में क्या, O2। ये हमारे पास मैकेनिज्म हो गया इस रिएक्शन का। ठीक है, और बच्चों ऑर्डर बताना तो और भी आसान है। अगर यहां से ऑर्डर पूछता है तो सीधी सी बात है, रेट ला के अंदर जो रिएक्टेंट है इसकी पावर 1 है, इसकी पावर है, ऑर्डर 2 हो गया। इस रेट ला के अंदर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसका भी ऑर्डर 2 हो गया। इसकी अगर मैं बात करूं तो रेट ला के अंदर 2 है NO2, तो इसका भी ऑर्डर 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है, रेट ला के अंदर जो कंसंट्रेशन टर्म है उनकी पावर का जो सम है वही क्या होता है, ऑर्डर होता है। ऑर्डर बताना तो यहां से बड़ा आसान काम है। चलो बच्चों अब सुनो, एक और लास्ट मैकेनिज्म और करा रहा हूं मैं तुम्हें। अब देखो इसके बाद तुम्हें इनमें से कोई भी मैकेनिज्म तुम्हारे एग्जाम में मिलता है तो बड़े आसानी से तरीके से कर देना है। तुमने जो भी रेट ला में दिया हुआ है उसको स्लो स्टेप में लेना है, और जो बच जाता है उसको फास्ट स्टेप बना के मैकेनिज्म प्रपोज कर देना है। चलो बच्चों सुनो, नंबर 5 जो है हमारे पास वो क्या है, डीकंपोजिशन ऑफ हाइपोक्लोराइट। हाइपोक्लोराइट का फॉर्मूला होता है बच्चों ClO नेगेटिव। ClO नेगेटिव होता है हाइपोक्लोराइट। हाइपोक्लोराइट के डीकंपोजिशन के लिए हमें रिएक्शन लिखनी है। तो बच्चों देखो जरा, हाइपोक्लोराइट का डीकंपोजिशन कैसे होता है। हाइपोक्लोराइट होता है ClO नेगेटिव। ClO नेगेटिव जब डिकम्पोज होता है तो बच्चों बनता है ClO3 नेगेटिव और प्लस में 2 Cl नेगेटिव। इसके 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं बच्चों, ये तुम्हें मिलेगा ऐसे ही बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन मिलेगी। और इस रिएक्शन का जो एक्सपेरिमेंटली रेट ला है, एक्सपेरिमेंटली रेट ला फॉर रिएक्शन इज रेट इज इक्वल्स टू K इंटू ClO नेगेटिव का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है हमें। चलो अब सुनो आगे की कहानी क्या है। अब मैं मैकेनिज्म लिखने लगा इसका। अब मैकेनिज्म देखो कैसे करूंगा मैं। मैकेनिज्म में मुझे एक आइडिया लग चुका है कि जो स्लो स्टेप होगा उसमें कितने ClO नेगेटिव होंगे, 2 होंगे। तो मैंने 2 ClO नेगेटिव ले लिए, एक ClO नेगेटिव और ये दूसरा ClO नेगेटिव मैंने स्लो स्टेप के अंदर ले ली। कौन से स्टेप में, स्लो स्टेप के अंदर ले लिए, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है,
अब हमें ये देखना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ClO3 नेगेटिव। क्या बन सकता है इससे ClO3 नेगेटिव? 3 O तो नहीं है भाई, 2 ही O है, इसका मतलब ये तो बन नहीं सकता। तो ये बनेगा, क्या बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा। बच्चों मैंने Cl नेगेटिव बना दिया, प्लस बचा क्या, अब Cl नेगेटिव, एक Cl नेगेटिव बाहर जाने के बाद ये पूरा ClO नेगेटिव और एक ऑक्सीजन, तो वो सारों ने जुड़ के क्या बनाया, ClO2 नेगेटिव। ठीक है यहां तक की बात बच्चों। अब सुनो जरा ध्यान से, अगला जो स्टेप होगा उसमें यहां क्या बच गया है, एक ClO नेगेटिव बचा हुआ है, क्योंकि 2 का तो मैं यूज कर चुका, और ये एक्स्ट्रा बना है, ये हमारे प्रोडक्ट में नहीं है, तो मैंने ये वाला उतार लिया इस वाले स्टेप में, ClO2 नेगेटिव। ये जो स्टेप होगा हमारा फास्ट स्टेप होगा, और इस वाले स्टेप में बच्चों ओवरऑल होगा क्या। अब देखो जरा फाइनली क्या बनेगा हमारे पास, ClO नेगेटिव ClO2 नेगेटिव। हमें बनाना था ClO3 नेगेटिव और 2 Cl नेगेटिव, एक Cl नेगेटिव तो बन चुका, अभी ये बनाना है ClO3 नेगेटिव। क्या इनसे बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या, ClO3 नेगेटिव, और बच क्या गया यहां से, Cl नेगेटिव। 2 Cl है ना, एक Cl नेगेटिव की फॉर्म में बच गया। बच्चों दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल हो गया, देखो ध्यान से, हो गया कि नहीं हो गया, और बना क्या हमारे पास, 1 2 3, 3 ClO नेगेटिव कन्वर्ट इनटू ClO3 नेगेटिव, और प्लस में एक और एक 2 Cl नेगेटिव। देखना जरा, यही सेम रिएक्शन आ गई है, मैकेनिज्म हमने प्रपोज कर दिया, मैकेनिज्म हमने यहां पे बना दिया। ठीक है बच्चों, तो ये देखो 5 रिएक्शन का हमने मैकेनिज्म पढ़ा, यही रिएक्शन है हमारे सिलेबस में, हालांकि इन्हीं से रिलेट करती हुई कोई एग्जाम में थोड़ा सा चेंज करके, माइनर सा चेंज करके तुम्हें दे सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से तुम मैकेनिज्म बना सकते हो उसका। चलो बच्चों, अब एक न्यूमेरिकल आता है बच्चों, थोड़ा सा अलग तरह का न्यूमेरिकल है, वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो वैसे मेनली कंपटीशन में आता है, CBSE में अभी तक नहीं आया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि शायद इस साल वो CBSE में भी आ जाए उस तरह का न्यूमेरिकल, क्योंकि हमें हर तरह के क्वेश्चन पढ़ने हैं बच्चों। देखो ये तुम्हें न्यूमेरिकल की फॉर्म में मिल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, इनको तुम बड़े आराम से सोल्व कर दोगे, लेकिन एक अलग तरह का क्वेश्चन है जो मैं अभी तुम्हें करा रहा हूं। वैसे क्वेश्चन मेनली कंपटीशन में पूछे जाते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के भी चांसेस हैं, तो समझना इस क्वेश्चन को। देखो जरा ध्यान से बच्चों, for the रिएक्शन क्या है, O3 कन्वर्ट इनटू 3O2, 2O3 कन्वर्ट इनटू 3O2, फॉलोइंग स्टेप रिएक्शन आर गिवन। इस ओवरऑल रिएक्शन के लिए कुछ स्टेप रिएक्शन दी हुई है, और वो जो स्टेप रिएक्शन दी है ना बच्चों, वो क्या दी, पहली स्टेप रिएक्शन दी हुई है O3, और ये इक्विलिब्रियम का साइन लगाया उसने यहां पे, O2 प्लस O, फास्ट स्टेप। लेकिन फास्ट के साथ साथ बच्चों तुम्हें एक बात और नजर आ रही है, ये एक इक्विलिब्रियम स्टेप है, यही बड़े काम की बात है बच्चों। कैसा स्टेप है ये, इक्विलिब्रियम, ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। अब सुनना आगे, जो सेकंड स्टेप हमें दिया बच्चों, वो दिया O3 और प्लस में O कन्वर्ट इनटू 2O2, ये दिया बच्चों स्लो स्टेप। ठीक है, और कहा क्या हमसे, प्रिडिक्ट रेट लॉ फॉर द रिएक्शन के लिए हमें रेट लॉ प्रिडिक्ट करना है। अब तुम कहोगे कि सर ये तो बहुत आसान है, हमें बस स्लो स्टेप में रिएक्टेंट देखने, स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट है वही रेट लॉ होगा। यानी कि इस रिएक्शन का अगर मैं रेट लॉ लिखना चाहूं बच्चों, तो रेट बराबर हो जाएगा K इंटू O3 और O। अरे यही होगा कि नहीं होगा, समझ गए यहां तक। लेकिन बच्चों जब एग्जाम में ये आया ना क्वेश्चन, तो उसके ऑप्शन में ये नहीं था, ऑप्शन में ये था ही नहीं। अब क्या और होगा, जो कुछ नया होगा वो कौन करेगा, ये इक्विलिब्रियम करेगा। वैसे तुम्हें एक बात नजर आ रही है बच्चों, अकेला O अनस्टेबल होता है, और हमारे रेट लॉ में ये अकेला O आ रहा है, हमें इसको हटाना पड़ेगा।
इसकी जगह कुछ और लाना पड़ेगा ताकि रेट ला के अंदर स्टेबल सब्सटेंस हो वहां पे। अब बच्चों देखो जरा, इक्विलिब्रियम स्टेप जो होता है, इक्विलिब्रियम स्टेप जो होता है, हम उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ, अगर यहां ये इक्विलिब्रियम स्टेप नहीं होता तो हम नहीं लिख सकते थे। बच्चों देखो ध्यान से, O3 कन्वर्ट हो रहा है O2 और प्लस O के अंदर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना तुम, O2 प्लस O के अंदर। इसके लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूं, के इक्विलिब्रियम बराबर कैसे निकाला जाएगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन O2 और O डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन O3। बच्चों मैं क्या करता हूं, यहां से O की वैल्यू निकाल लेता हूं, ये जो अकेला O है ना, इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। O की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी? O3 इधर मल्टीप्लाई करेगा, के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई बाय O3 और डिवाइड बाय क्या भाई? O2। आ गया कि नहीं आ गया? ये O2 डिवाइड में चला गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो O की वैल्यू मैंने निकाली ना, इस O की वैल्यू को यहां पुट कर रहा हूं। देखो बच्चों कितना शानदार क्वेश्चन बन गया है। पुट द वैल्यू ऑफ O इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मैं O की वैल्यू पुट कर रहा हूं, यहां पुट कर दूंगा इस O की जगह। तो बताना जरा बच्चों, रेट क्या आ गया? रेट बराबर K इंटू O की जगह मैंने ये रख दिया सारा का सारा। O की जगह क्या रखा? K इक्विलिब्रियम O3 अपॉन O2, है कि नहीं है? और साथ में ये एक O3 और है। अब सुनो जरा ध्यान से बच्चों, K एक कांस्टेंट है, K इक्विलिब्रियम भी एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट आ गया। तो रेट बराबर नया कांस्टेंट मैं K1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, या तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी से भी रिप्रेजेंट करो। नया कांस्टेंट मैं K1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और यह क्या आ गया? O3 मल्टीप्लाई बाय O3, O3 का स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्या बच्चों? O2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रेट बराबर K1 O3 की पावर 2 और O2 की पावर -1। बच्चों ये था उसका फाइनल रेट। और ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी तुम्हारे सामने आता है जिसमें एक स्टेप इक्विलिब्रियम स्टेप होता है बच्चों, तो उस टाइम पे तुम अगर कोई अनस्टेबल सब्सटेंस तुम्हारे रेट ला के अंदर आ रहा है, जैसे ये अनस्टेबल आ रहा था, उस अनस्टेबल की वहां से कंसंट्रेशन निकालना, वो वहां पुट करना, तब ओवरऑल हमारे पास एग्जैक्ट विदाउट एरर वाला रेट आएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन था उसका। समझ गए हो बात को? क्लियर है? ये इक्विलिब्रियम स्टेप वाले क्वेश्चन बच्चों आजकल थोड़े पॉपुलर चल रहे हैं कंपटीशन में, इसलिए हमारे बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं यहां से। ठीक है यहां तक? तो बच्चों ये मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब एक टॉपिक और करते हैं, और उसके बाद बच्चों एक लेक्चर और बचेगा, हमारी केमिकल काइनेटिक्स यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। देखो जरा बच्चों ध्यान से, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मोलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। बच्चों मोलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। जब हम कोई भी रिएक्शन पढ़ते हैं, कोई ओवरऑल रिएक्शन अगर है हमारे पास, उस ओवरऑल रिएक्शन में बहुत सारी स्टेप रिएक्शन होती है। अब वो जो स्टेप रिएक्शन होती है ना बच्चों, उनको हम एक और नाम देते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या होती है? एलिमेंट्री रिएक्शन। वैसे मैं बता दूं, एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो एक ही स्टेप में होती है। एक पर्टिकुलर स्टेप क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री रिएक्शन। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में, या मैं ये बोल सकता हूं किसी भी स्टेप रिएक्शन में, कितने रिएक्टेंट आपस में टकरा रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, वो उस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी होगी। अगर किसी स्टेप में दो रिएक्टेंट आपस में टकरा रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसकी मोलिकुलरिटी 2 होगी। अगर एक कर रहा है तो 1 होगी। समझ में आ गई बात? तो बच्चों अगर मैं डेफिनेशन लिखूं मोलिकुलरिटी की, तो क्या होगी? द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल
कोलाइड और रिएक्ट in an elementary reaction is known as molecularity. जैसे मैं एक एलिमेंट्री रिएक्शन लिख रहा हूं, एलिमेंट्री का मतलब एक स्टेप में ही रिएक्शन हो रही है, ये H2Cl2 दोनों मिलके बना रहे हैं 2 HCl सनलाइट की प्रेजेंस में। इस रिएक्शन में मैंने देखा दो रिएक्टेंट आपस में टकरा रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो इसकी मोलिकुलरिटी 2 हुई। क्या हुई? 2। समझ गए वो बात को? अगर एक होता तो मोलिकुलरिटी 1 होती। क्लियर है यहां तक की बात? अब सुनो, वैसे यहां एक और नाम दिया जाता है, अगर कभी भी मोलिकुलरिटी 1 होती है तो उसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनि का मतलब 1। अगर कभी भी मोलिकुलरिटी 2 होती है तो बच्चों इसको बोलते हैं बाई मोलिकुलर रिएक्शन। बाई का मतलब 2, मोलिकुलर का मतलब मोलिकुलरिटी, उसकी मोलिकुलरिटी 2 है। समझ में आ गई बात? मोलिकुलरिटी के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है बच्चों। पहली बात, मोलिकुलरिटी जो होती है, मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ये तुम डायरेक्ट पता कर सकते हो। जैसे मैंने सीधे बता दिया कि इसकी मोलिकुलरिटी 2 होगी, मैंने ये नहीं देखा कि रेट ला क्या है इसका, कुछ भी नहीं देखा, बस मैंने देखा कि भाई इस स्टेप में 2 रिएक्टेंट है तो मोलिकुलरिटी 2 होगी। ये एक थ्योरेटिकल स्टेप कंसेप्ट है, डायरेक्ट बता सकते हैं हम, एक्सपेरिमेंट से नहीं बताएंगे, सीधे बता देंगे। थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इट डज नॉट डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली। हम इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं करेंगे। सही है यहां तक की बात? दूसरी बात, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मोलिकुलरिटी कभी 0 या नेगेटिव हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। किसी भी पर्टिकुलर स्टेप में 0 रिएक्टेंट कैसे टकरा सकते हैं आपस में? 0 रिएक्टेंट तो हो ही नहीं सकते, ना ही रिएक्टेंट नेगेटिव में हो सकते। जैसे ऑर्डर होता था, ऑर्डर 0 भी हो सकता था और नेगेटिव में भी हो सकता था किसी एक पर्टिकुलर स्टेप के लिए, लेकिन मोलिकुलरिटी 0 या नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो मैं लिखता हूं बच्चों, मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन डज नॉट 0 और फ्रैक्शन। ठीक है? अगली बात मोलिकुलरिटी के बारे में, ये बड़े काम की बात है। मोलिकुलरिटी एक सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए निकाली जा सकती है। अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जो बहुत सारे स्टेप में हो रही है तो हम हर स्टेप की मोलिकुलरिटी बता सकते हैं। उस ओवरऑल रिएक्शन की मोलिकुलरिटी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो मैं यहां लिखता हूं, ध्यान से समझना, मोलिकुलरिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन is unpredictable। हम एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलरिटी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती क्या? जिसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं। हां, हम हर स्टेप की मोलिकुलरिटी बता सकते हैं, लेकिन उस पूरी ओवरऑल रिएक्शन के लिए हम मोलिकुलरिटी नहीं बता सकते। समझ में आ गई ये बात? क्लियर है? एक और बात है बच्चों, रिएक्शन ऑफ हायर मोलिकुलरिटी, और वो जो हायर मोलिकुलरिटी है वो क्या है? ग्रेटर देन 3 आर रेयर। ठीक है यहां तक की बात? क्लियर है? अब मैं ना तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में आया था, ध्यान से समझना। फॉर डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के डिकम्पोजिशन के लिए, ये है अमोनिया का डिकम्पोजिशन, किस किस में हुआ? N2 में हुआ और 3H2 में हुआ। ठीक है? रेट लॉ इज गिवन एज फॉलोइंग।
हमें रेट ला दिया हुआ है। क्या दिया रेट ला? रेट इज इक्वल्स टू के, ये दिया रेट ला। कहा क्या हमसे? हमसे कहा है डिटरमाइन ऑर्डर एंड मोलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का ऑर्डर पता करो और रिएक्शन की मोलिक्यूलरिटी पता करो। चलो बच्चों आंसर देखते हैं इसका क्या आएगा। बच्चों ऑर्डर पता चलता है रेट ला से। रेट ला में कितने रिएक्टेंट है, उनकी कंसंट्रेशन जो है, उनकी पावर का जो सम है, वो ही हमारे पास ऑर्डर होता है। अब रेट ला के अंदर तो एक भी रिएक्टेंट नहीं है, एक भी रिएक्टेंट नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि देखो रेट ला के अंदर एक भी रिएक्टेंट नहीं है तो ऑर्डर तो हो गया 0। ठीक है। मोलिकुलरिटी क्या है? उस एक पर्टिकुलर स्टेप में ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसमें कितने रिएक्टेंट आपस में कोलाइड कर रहे हैं? तो NH3 NH3 के साथ ही कोलाइड कर रहा है, 2 NH3 आपस में कोलाइड कर रहे हैं। तो बच्चों इसकी मोलिकुलरिटी क्या हुई? मोलिकुलरिटी हुई बच्चों 2। समझ गए वो बात को? ऐसा क्वेश्चन आजकल पेपर में आता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। अच्छे से करना है बच्चों, और इसके न्यूमेरिकल दिए हुए होंगे प्रदीप में पीछे, जहां मैकेनिज्म होगा उसके पीछे दिए होंगे बच्चों। बड़े आराम से करने हैं न्यूमेरिकल और मुझे PDF सेंड करनी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।